हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं क्लास 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। तो अगर आपको मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्वेश्चंस जरूर कर सकते हो। मैथ्स में आपको एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ्स उतना इजी लगेगी, तो प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज में वो क्वेश्चन कर सकते हो। आप यूट्यूब में क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो आई थिंक कि ये आप पहले से ही जानते हो, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो ये टॉपिक जो है हम बहुत इजीली कवर कर लेंगे, ये बहुत नहीं होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रैशनल नंबर्स। तो हम एक साथ पढ़ेंगे रैशनल और इररेशनल नंबर्स को। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि होते क्या हैं। तो आप जैसे कि जानते हो, अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो रियल नंबर्स के रिलेटेड मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में रियल नंबर से रिलेटेड वीडियो डाल देता हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आपको सारे नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, कंडीशन देखिए रैशनल नंबर्स की क्या है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो ऐसे नंबर्स जिनको P by Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स। P and Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे इंटीजर्स होने चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम बोलते हैं। तो मतलब P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। Q अगर 0 हो गया तो नंबर ही डिफाइन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि डिविजिबिलिटी बाय 0, 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको हम कहेंगे ये कि हम 0 से चीज समझ में आ गई होगी। तो P बाई Q की फॉर्म में हम किसी भी नंबर कर पाए, जरूरी नहीं कि हम उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बट अगर हम किसी भी नंबर को P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे P और Q क्या है? दोनों कोप्राइम इंटीजर्स हैं और जो Q है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, तो तब उस नंबर को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं इनको हम कहेंगे इररेशनल नंबर्स। तो एक काम करते हैं, हम रैशनल और इररेशनल को एक साथ समझ लेते हैं। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि अगर आप उनको P बाई Q की फॉर्म में रखोगे तो इधर P और Q आर नॉट इंटीजर्स। या तो P इंटीजर नहीं होता है या फिर Q इंटीजर नहीं होता और बोथ आर नॉट इंटीजर्स। हो सकता है दोनों के दोनों इंटीजर्स ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 1/3, तो 1/3 1 और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स से रिलेटेड एक वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है नंबर से रिलेटेड, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इंटीजर्स या फिर रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, वो भी मैंने उसमें बताया। तो चलिए, तो 1/3 यहाँ पे देखिए 1 और 3 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1/3 क्या है? एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। दूसरी बात आती है कि इररेशनल नंबर कैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल √3 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा आपका इररेशनल नंबर। √3 इररेशनल नंबर क्यों हो जाएगा? √3 को आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? √3/1। तो P बाई Q की फॉर्म में तो मैंने लिख दिया, लेकिन फिर इसका न्यूमरेटर जो है √3 वो क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। डिनोमिनेटर तो इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं होगा या तो न्यूमरेटर इंटीजर नहीं होगा, या तो हो सकता है दोनों के दोनों इंटीजर ना हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है। अब ये तो थी बात इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q कि अगर हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट जरूरी तो नहीं है कि हम हर बार किसी भी नंबर को P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो
दूसरी फॉर्म जो होती है दैट इज डेसिमल फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी नंबर का। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी आपकी बुक्स में, आप उनको सॉल्व करते जाइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन की। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन हम किसका कर सकते हैं? ऑब्वियसली दोनों का कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स का भी कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स का भी कर सकते हैं। तो जब हम किस पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको बता रहे हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो तब तो आप बता दोगे कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आप डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हो, कि डेसिमल की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख रहे हो, तो तब हमको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर कैसा है, रैशनल है या इरेशनल है? तो उसके लिए भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। उसका एक तरीका है कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है, जब आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2/5, तो 2/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, डिवाइड करते हैं हम 5 से 2 को, तो ये हो जाता है 0.4। ये हो गया आपका 2/5। उसी तरीके से मैं लिखता हूं 2/3, तो ये आएगा 0.666 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप देख सकते हो कि कभी भी कोई भी नंबर होता है रैशनल नंबर, अगर उसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यहां पे अगर आप 0.666 लिखते जाओगे, तो मैंने डैश डैश इसलिए लगाया कि 66 बार बार आता रहेगा। तो किसी भी नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन करते हो किसी भी नंबर का, तो दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखिए। रैशनल नंबर अगर वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन में, रैशनल नंबर को कैसे पहचानना है? वो होगा या तो टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिए इसका, या तो वो होगा टर्मिनेटिंग या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और आप कह सकते हो रिकरिंग। तो देखिए, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ कि जब आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, तो एक बार आप 5 से 2 को डिवाइड करके देखिए, तो आता है 0.4, और उसके बाद आपका जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 से 2 को डिवाइड करते जाओगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया एक बार, तो इसका मतलब वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो या तो रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका एक्सपेंशन वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप करते जाओगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आप करते जाते हो, उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते जाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? आप लिखते जाओगे, तो यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेट नहीं होता है वो कभी भी, वो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग या उसको आप रिकरिंग भी बोलते हो। अब रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी। देखो जैसे यहां पे रिपीट हो रही है 66666, तो ये एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। या आपके पास ऐसा है 0.212121, तो कोई रिपीट हो रहा है, सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है, 21212121 या 123 कुछ भी है, ये सेम ऑर्डर में रिपीट हो रही है। तो वो नंबर क्या होगा? वो एक रैशनल नंबर होगा। इसका आपको ध्यान रखना है, वो नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, तीसरा क्या होता है? अगर वो नंबर इररेशनल हुआ तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं होगा, मतलब सेम जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 0.1345721468, तो यहां पे देखिए सेम ऑर्डर रिपीट हो ही नहीं रहा है, 9634 कुछ भी लिख दिया, तो यहां पे देखिए ये कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो यहां से आप समझ जाओगे, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, डैश डैश लगा आगे से, तो ये क्या है? अगर डैश डैश लगा होगा इसका मतलब क्या है? वो नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? आगे तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो डैश डैश का मतलब वही। अगर आप डिजिट देख रहे हो, अगर वो रिपीट हो रही है सेम डिजिट्स, ये एक डिजिट रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट रिपीट हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 8 9 कितने भी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम ऑर्डर में रिपीट हो रही हैं तो तब क्या होगा? तब क्या बोलूंगा मैं उसको? रैशनल। अदरवाइज क्या होगा? वो होगा इररेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और चाहे हम बात करें रैशनल नंबर्स की, चाहे हम बात करें इररेशनल नंबर्स की, दोनों के दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो रैशनल नंबर्स को
और इर्रेशनल नंबर्स को भी देख लेते हैं नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन होती क्या है कि ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। तो एक नंबर लाइन होती है जहां पे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जिस नंबर को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर नंबर क्या है वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर्स हैं। तो आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो रैशनल नंबर है या फिर वो इरेशनल नंबर है, आप इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो तरीका क्या है रैशनल नंबर को? देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है जो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल से आपके पास। तो फॉर एग्जांपल मुझे 1 और 2 के बीच में कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है 3/5, तो 3/5 देख लीजिए कितने किसके बीच में आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1 कितना होता है 5/5 होता है। तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के बीच में इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 3/5, तो 1 2 3 थर्ड पार्ट कौन है इसका, ये, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5। तो यहाँ रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल आपके लिए होना नहीं चाहिए। आप लाइन को डिवाइड कीजिए, लाइन को डिवाइड करके आपको इजीली वो नंबर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर किस बीच में आएगा। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है इससे रिलेटेड कि राइट द नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स रहेंगे और उन दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच के आपको कुछ रैशनल नंबर्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है राइट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/6। चलो 5 बोल दिया, मान लेते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं दोनों के अलग अलग हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम होंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी है, अगर अलग अलग होंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए 1/2 और 5/6, इसका डिनोमिनेटर आप 6 बना सकते हो। तो क्या लिख सकते हो आप इसको आप लिख सकते हो 3/6। राइट, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 3/6, और ये क्या हो गया 5/6। तो इनके बीच का एक नंबर आप लिख सकते हो 4/6। राइट, 3/6 4/6, तो 4/6 कितना होता है 2/3। तो अगर एक पूछा गया है तो क्या करेंगे, एक नंबर आपके पास ये हो गया। अगर आपको दो नंबर्स पूछे गए, 3 4 5 कितने भी पूछेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर के साथ आप अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी, या 3 से करोगे या 4 से करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो 1/2 को, ये 3/6 लिखा आपने। राइट, तो यहाँ पे हम इसको 3 इक्वल टू 3/6 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/12, और 5/6 को भी आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/12। तो अब देखिए 6/12 और 10/12 के बीच के नंबर्स कौन से हैं, 7/12, 8/12, 9/12। तो आपको 3 नंबर मिल गए। और अगर ऐसे ही और नंबर्स चाहिए तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है, उसके बाद आपको बहुत सारे नंबर, आप 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उतने सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। यहीं पे अगर मैं 2/2 की 3/3 से करता तो कितना हो जाता, ये हो जाता हमारे पास 9/18, और इसको भी मैं 3/3 से करता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता हमारे पास 15/18। तो यहाँ पे देखिए 9 और 15 के बीच में तो क्या क्या हो जाता, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18। तो इतने सारे नंबर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप ऐसे करके नंबर्स को लिखते रहोगे कि अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको कोई भी नंबर्स लिखने हैं तो आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। जितने नंबर्स लिखने हैं आप 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको बहुत सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो एक पूछा है, 2 पूछे हैं, 3 पूछे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है। तो यहाँ पे हमको यूज करनी पड़ेगी। तो आपने तो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक नंबर √3। कौन सा नंबर है, √3। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में एक साइड ये कितनी होनी चाहिए, √3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, √3। तो आपको पता है √3 जो होता है वो किसके बीच का नंबर होता है, 1 और 2 के बीच का नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे,
इस साइड मान लेते हैं, ये साइड हमारे पास कितनी है, ये साइड हम लिख लेते हैं 2 और 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये क्या लिख लेते हैं हम रूट, और ये क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। तो आपको पता है अगर हम ये ट्राइंगल ABC लें, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, √2 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि मुझे √2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, √2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ट्राइंगल लूंगा, क्या करूंगा मैं, एक ट्राइंगल लूंगा और यहाँ पे एक साइड इसकी 1 लूंगा, दूसरी साइड भी 1 लूंगा। तो आपको पता है जो मान लेते हैं ABC, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे जो AC हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो AC लिखूंगा मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया, √2। तो AC की वैल्यू जो आ गई वो √2 आ गई। अब यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू √2 आ गई। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, इस AC को √2 ले लेंगे और फिर से एक और 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो लेंगे। इसको हमने कितना लिया 1, तो इसको हम D मान लेंगे, राइट। इसके परपेंडिकुलर हम लेंगे इसको, और अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से AD को ड्रॉ कर देंगे। तो आपको पता है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, और अगर मुझे AD निकालना है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर, AC हमारे पास कितना आया था √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस CD का स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना हो गया √3। तो AD मुझे मिल गया √3। तो मुझे क्या करना है, पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया और मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर। मैं बस तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में तो बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन का आना। देन हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया √2 कैलकुलेट किया, राइट। और अब इस √2 पे भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की। फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये कितना आया था हमारे पास √3। और अब हम एक आर्क लेके इसको मेजर करेंगे, तो जहां पे भी कहीं आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं आता है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी ये हो जाएगी √3। इतनी वैल्यू जो होगी आपकी वो हो जाएगी √3, क्योंकि आर्क क्या सेम है, तो यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा। तो ये इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का है। √4 तो 2 होता है, उसी तरीके से √5 को अभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। √5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो √5 कितना होता है, √5 होता है, √5 को आप लिख सकते हो, एक साइड को आप 2 लिखोगे, एक को 1 लिखोगे, तो जो तीसरी साइड आएगी, जो इसका हाइपोटेनस आएगा वो आएगा √5। तो यहाँ से आप √5 उसको सीधा आर्क लेके, अगर √2 पूछा जाता तो हमको सिर्फ ये आर्क लेना होता, फिर हमको ये ट्रायंगल बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से √5 में हमको 2 और 1 करना है, और ये वाली जो साइड होगी वो √5 हो जाएगी, तो आप एक आर्क लेके √5 बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रैशनल नंबर्स की, जो 2 रैशनल नंबर्स होते हैं उनका सम रैशनल नंबर होता है, उनका डिफरेंस भी रैशनल नंबर होता है, उनका प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर होता है, और अगर आप एक रैशनल नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करोगे p/q, एक रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर से जो डिवीजन होता है 2 रैशनल नंबर्स का, वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। बस ध्यान ये रहे कि जिस रैशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, जिस रैशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। बाकी अदरवाइज सब कुछ रैशनल नंबर ही होंगे। सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, डिवीजन, ये सब क्या होता है, रैशनल नंबर्स का हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। लेकिन क्या यही चीज इर्रेशनल नंबर में भी ट्रू होती है? बिल्कुल नहीं। इर्रेशनल नंबर्स में ये ट्रू नहीं होता है। 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इर्रेशनल ही हो। 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम हो सकता है रैशनल या फिर इर्रेशनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक रैशनल नंबर है √2 और दूसरा नंबर है -√2, तो √2 और -√2 का जो सम होगा वो कितना होगा, 0। 0 क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सम क्या हो, हमेशा रैशनल इर्रेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है। जैसे √2 + √3 ये इर्रेशनल होगा, √5 + √6 ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। सेम चीज प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल 2√2 डिवाइडेड बाय 3√2, तो अगर 2√2 को मैं 3√2 से डिवाइड करूंगा तो √2 तो कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या आपके पास 2/3, ये क्या आ जाता है, रैशनल आ जाता है। लेकिन यहीं पे मैं √3 डिवाइडेड बाय √2 करूं तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इर्रेशनल होता है। तो 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम या फिर प्रोडक्ट, डिवीजन जो भी है, ये क्या होगा,
इर्रेशनल ही हो ये जरूरी नहीं है, ये रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। बट अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा एक इर्रेशनल नंबर। ध्यान रखिए, एक इर्रेशनल और एक रैशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल ही होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रॉपर्टीज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की क्या क्या होती हैं। अब हम इस टर्म को डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपके पास एक नंबर दिया जाता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करना होता है आपका, और आपको बोला जाता है कि आपको ये बताना है कि ये रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं जनरली आपको रैशनल नंबर्स ही मिलते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं या तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर क्या होते हैं, ध्यान रखिए, दो ही तरीके के होते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर आपको दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको डिवाइड भी नहीं करना है और आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी बात है। ध्यान रखिए इस चीज का हमेशा, और इसको लाइफ टाइम याद रखिए आप, क्योंकि आगे जाके ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रखते हो, ध्यान रखिए, कभी भी आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रखते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों होने चाहिए को प्राइम। इसका ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है। अगर को प्राइम नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 5/15, तो पहले इसको को प्राइम बनाइए आप। को प्राइम कैसे बनेंगे, ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये बनेगा 1/3। तो सबसे पहले आप उसको कैंसिलेशन से को प्राइम बनाइए। तो आपका सबसे पहले काम ये होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, को प्राइम। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको को प्राइम ही दिए रहेंगे। और अब आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर से फर्क पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, क्योंकि डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर से, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो नंबर होगा उस पर ध्यान देना है। अगर वो प्राइम नंबर है तब तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे 3 क्या एक प्राइम नंबर है, तो अगर वो प्राइम नंबर 2 या फिर 5 होता है, राइट, अगर 2 या फिर 5 होता है तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिए। अब और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर होता है प्राइम, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो प्राइम नहीं हुआ तो प्राइम भी हो सकता है और जो कंपोजिट नंबर है वो भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने नंबर दे दिया 3/35, तो यहां पे देखिए 3/35 मैंने आपको एक नंबर दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए 35 डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, अगर वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 5 7 और ये 7 से हो रहा है, 7 1 तो 30 लिखोगे, इसको लिखोगे 3/5 इंटू। अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में अगर केवल 5 के ही मल्टीपल आ रहे हैं या फिर 2 के ही मल्टीपल आ रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं प्राइम नंबर्स में, ध्यान रखिए हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तब वो होगा टर्मिनेटिंग। हमेशा टर्मिनेटिंग कब होगा, 2 और 5 में ही टर्मिनेटिंग होगा, जब या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर 2 एंड 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो हो, बस। उसके अलावा किसी भी और नंबर के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, वो किसी भी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आता है या फिर केवल 5 आता है या फिर 2 और 5 दोनों ही आते हैं बस, तो तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बता सकते हो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर क्या आता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ जाता है, कोई भी तीसरा प्राइम नंबर आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, तो ये क्या होगा, फिर ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये भी क्या होगा, जो 3/35 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है 5 के साथ। देखो 5 तो आ रहा है, अब आप कहोगे 5 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नहीं, ये आए या ना आए, इनके साथ अगर कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर भी आ जाता है अगर, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको ये बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज कि डिनोमिनेटर में आपको देखना है अगर केवल 2 और 5 के मल्टीपल्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम देखिए
27/3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को ऑलरेडी फैक्टराइज कर दिया गया है, तो हमारा काम ऑलरेडी क्या हो गया, इजी हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको p/q की फॉर्म मैंने आपको बताया था कि को प्राइम होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ रहा है 9। और अब आप डिनोमिनेटर में इसके बाद देखोगे तो अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 ऑब्वियसली इंटू 5। तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर 2 का क्यूब भी होता तो तब भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका ध्यान रखना आपको करना कुछ नहीं, आपको अभी सॉल्व नहीं करना है इसको। देन नेक्स्ट है आपके पास 35/50। तो 35/50 को आप पहले कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना हो रहा है, दिस इज 7/10। तो ये क्या हो रहा है 7/10, और 10 का आप फैक्टराइजेशन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7/10 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 7/5 इंटू 2। तो डिनोमिनेटर में अगेन 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है आपके पास 435/23। अब आप देखिए 435/23 जो है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो आप फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते हो। और आपको पता है 435 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा, इसमें क्या कहीं पे 23 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो 23 जो है ये 435 का कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्योंकि 23 डिनोमिनेटर में ही आएगा हमेशा, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 23 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 25/135। तो 25/135 को आप क्या लिखोगे, पहले आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ से आप 5 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये हो रहा है 2 7। तो यहाँ पे आ गया आपका 27, और 27 को आप क्या लिखोगे 5/3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है 3 आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर 3 आता है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका भी आपको आंसर मिल गया। अगर यहाँ पे केवल 2 और 5 आते तब ये टर्मिनेटिंग होता। और नेक्स्ट आपका देखिए 3.735। तो इसका तो आपको ऑलरेडी पता है ये क्या है, कैसा नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग है। तो इनके बारे में आपको ये बताना है वेदर दीज आर रैशनल और इररेशनल। तो मैंने आपको बताया था 5th से लेके 7th तक आप ये बताइए कि ये नंबर्स रैशनल हैं या फिर इररेशनल हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर को अगर आप डेसिमल की फॉर्म में लिखते हो, तो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रैशनल होता है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है तो भी वो रैशनल होता है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इररेशनल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल। यहाँ पे देखिए 1.234 अगेन 234 234। तो यहाँ पे देखिए 234 234 234 रिपीट होते जा रहे हैं। तो कैसा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 1.01 अगेन आ रहा है 001। तो देखो पहले 01 आया, तो अगर फिर से 01 आता तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिंग होता। अब क्या आ रहा है 001 आ रहा है, अब 3 0 और फिर 1 आ रहा है 4। तो इसका मतलब ये कोई रिपीटिंग नहीं है। पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर उसके बाद 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर। ध्यान रखिए इस चीज का। और लास्ट आपका 3.1237 बार। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगता है तो इसका मतलब वो रिपीट होते जाती है। तो ये क्या होगा 3.1273 2373 273। तो 273 जो है रिपीट होते जाएंगे, 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे 273 273 बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। इसका मतलब कैसा है, ये रैशनल नंबर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंसर्ट 3 नंबर इररेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 3 इररेशनल नंबर्स आपको रखने हैं। तो क्वेश्चन है काफी इजी है। देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9, और 4 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो रूट 9 और रूट 16 ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर। इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स के आप रूट लिखोगे, मीन जितने भी आप नेचुरल नंबर्स के रूट्स लिखोगे, वो सब क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। तो देखिए रूट 9 और रूट 16 के बीच के नंबर कौन कौन से होते हैं, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15। कोई भी नंबर लिख लीजिए। आपको कितने लिखने हैं, आपको केवल 3 नंबर्स लिखना है। तो रूट 10, रूट 11, यहाँ पे देख लीजिए रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 12 को आप लिख सकते हो
2√3, राइट। लेकिन फिर भी ये क्या है, इर्रेशनल ही है। तो ये सब नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके इर्रेशनल ही आएंगे 3 और 4 के बीच में। तो कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, आपको 3 लिखने हैं तो कोई से भी 3 नंबर्स आप लिख लीजिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक और चीज है आपके पास, अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब आपको पता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक काम कीजिए, या तो इनको आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लीजिए, डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उससे बेटर ये है कि आप इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम कर लीजिए, कॉमन डिनोमिनेटर कर लीजिे। या तो डिनोमिनेटर कॉमन हो या फिर न्यूमरेटर कॉमन हो। तो न्यूमरेटर कॉमन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिनोमिनेटर कॉमन कर लीजिए। तो ये क्या है, ये है आपके पास 13/18। देखिए 13/18 आपके पास है, देन 8/15 आपके पास है, 17/24 आपके पास है, और 7/12 आपके पास है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, 18, 15, 24 और 12। तो 18, 15, 24 और 12 का अगर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 360। आई थिंक इसका जो एलसीएम होगा दैट इज 360। तो इसका एलसीएम हो रहा है 360। अब आपको इन सबको 360 बनाना है। तो 360 कैसे बनेगा, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13, 18 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 8/15, तो 8/15 को, 15 को आपको पता है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 15 इंटू 24। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। 13 थर्ड है आपके पास 17/24। तो 24 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से। और लास्ट है आपके पास 7/12। तो 12 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से। तो ये नंबर बन गए अब कॉमन डिनोमिनेटर वाले। तो ये कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाय 360। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास 192 डिवाइडेड बाय 360। ये हो जाएगा आपके पास 7/12। यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 7/12 है आपके पास। तो 7 इंटू 15 ये हो जाएगा 105/360, और ये हो जाएगा 210/360। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर आपको ऑलरेडी पता है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा आपके पास, ये 260/360, देन दिस, देन उसके बाद आएगा ये, और लास्ट में आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए 260/360 को आपको क्या लिखना है सबसे पहले, तो ये क्या है, सबसे पहले आपको 13/18 लिखना है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा। देन सेकंड नंबर आपके पास ये होगा जो 7/12 था। तो सॉरी यहाँ पे मैंने 17 था, 17/24। चलिए कोई बात नहीं, तो बात एक ही है। तो नेक्स्ट आपके पास 17/24, ये फोर्थ वाला होगा। थर्ड वाला आपके पास ये आ जाएगा। तो आप 17/24 के लिए कर लीजिए, मैंने उसको 7 लिख लिया। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। अगर 17 यहाँ पे होता तो 17 से ही आप 15 को मल्टीप्लाई करते, तो तब शायद ये नंबर से पहले आता। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके पास। और लास्ट आपके पास राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो अगेन 3/4 और 5/6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो वो क्या होता है 12। तो कितना हो जाएगा, 3/4 को क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 3, 9/12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये जाएगा 10/12। तो जो दो नंबर हैं क्या हो गए, 9/12 एंड 10/12। तो आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको, यहाँ पे मांग रहा है 4 रैशनल नंबर्स। तो 4 रैशनल नंबर्स 9/12 और 10/12 के बीच में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9/12 इंटू 5 एंड दिस इंटू 5, यहाँ पे 10/12 इंटू 5 और ये भी इंटू 5। तो कितना हो जाएगा, 45/60, और ये हो जाएगा आपके पास 50/60। तो अब आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिए 4, यहाँ पे देखिए एक भी नंबर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट। आप 6, 7, 8, 9 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट एटलीस्ट आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 45/60 और 50/60 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 46/60, 47/60, 48/60, 49/60। और आप उसके बाद चाहो तो उनको जो फॉर्म है p/q की, उसको कैंसिल करके लेके आ सकते हो, बट आपको ये 4 नंबर्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन उसका होता है, तो जनरली आपको रेशनल नंबर ही दिए जाते हैं। इरेशनल नंबर को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमको पता नहीं होता, वो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी तो होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल रैशनल नंबर्स में ही ये काम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर आपको उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है कैसे लिखना है। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन को आपको किस फॉर्म में लिखना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तब आप कैसे करोगे। तो दो तरीके के हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो टर्मिनेटिंग के लिए तो बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है 1.26, तो 1.26 को आपको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आपके पास 26 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 डिजिट लगा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 126/100। आप चाहो तो उसके बाद इसको कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिलेशन में क्या आ रहा है 63/50, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो इजी हो जाता है आपके लिए। लेकिन क्या होगा अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है यहाँ पे 0.473 बार। अब यहां पे लगा हुआ है इसके ऊपर बार। तो मैं एक ही क्वेश्चन करके बता रहा हूं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां पे देखिए, तो 0.473 कैसे आप करोगे, देखिए 0.473 को आप क्या मान लेते हो, एक्स मान लेते हो, क्योंकि यहां पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1000, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको x से एक्स मान लेते हैं क्या x है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा 0.473 बार का मतलब आपको पता ही है, बार का मतलब मैंने बताया था कि ये डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट होती हैं। तो आप क्या लिख सकते हो 0.473 फिर 473। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस 473 के ऊपर मैंने बार लगा दिया तो ये हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे भी लिख सकता हूं x इक्वल टू 0.473 बार, राइट, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आप बार कहीं पे भी लगाओ तो आपकी मर्जी है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000। आप लिख लेना कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000, तो क्या हो जाएगा 1000। और आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 473.473 बार। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है आपके लिए। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अगर 2 डिजिट हो रही है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रही है 1000 से, 4 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए 1000x माइनस x कितना है 473, यहां पे देखिए 473.473 बार माइनस 0.473 बार। तो देखिए डेसिमल के बाद दोनों जगह पे 473 बार आया है, तो ये 473 बार आप हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास 999x इज इक्वल टू 473। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 473/999। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसके फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन को आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट आप 1000 से नहीं डिवाइड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो नॉन रिपीटिंग है, तो सॉरी ये तो टर्मिनेटिंग है, नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, तो 1 0 0 0 आप इनफाइनाइट तक तो लिख नहीं सकते हैं। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो इस तरीके से हम करेंगे, अदरवाइज आप उसको डेसिमल से आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, अगर क्वेरीज आपकी होती हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर कर लूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है सर्च से रिलेटेड। उससे पहले आपके पास एक टॉपिक आता है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी नंबर को, वेदर इट इज रैशनल और इररेशनल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल हम यहां पे कर रहे हैं, प्रूव दैट, कोई भी ले लेते हैं, √5 इज इररेशनल नंबर। तो यहां पे हमारे पास तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये 1 2 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, 2 3 4 5 कितने भी नंबर का आ सकता है। तो प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर, हमको ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है।
आपको ऑलरेडी पता है √5 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, हम उल्टा एज्यूम करते हैं। हमको प्रूव ये करना है कि √5 क्या इरेशनल है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं, और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर हमको बाद में कोई ऐसी चीज मिलती है कि जो हमारी जो बात है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब जो हम पहले कह रहे थे वही गलत प्रूव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पहले कह रहे थे वो अगर गलत प्रूव हो रहा है, तो जो हम पहले कह रहे थे वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रैशनल नहीं है, क्योंकि हम पहले क्या कह रहे थे कि रैशनल है। तो ये क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आपने एक बात कही और फिर बाद में आपने वही बात क्या कर दी, गलत प्रूव कर दी। तो इस तरीके से आप उस चीज को प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप किसी चीज को प्रूव करना चाहते हो कि ये क्या है, उसका अपोजिट सेंटेंस एज्यूम कर लोगे, उसके अपोजिट स्टेटमेंट एज्यूम कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट अस एज्यूम लेट √5 इज रैशनल। क्या मान लेते हैं हम, ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब √5 को क्या लिख सकते हैं हम, √5 कैन बी इक्वल टू, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q, वेयर, ध्यान रखिए, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ध्यान रखने, को प्राइम क्या होता है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, को प्राइम इंटीजर्स। ये क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय q²। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू 5 इंटू q²। तो p² के यहाँ पे दो फैक्टर हो रहे हैं, एक 5 और q²। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। इट मीन्स, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p का फैक्टर भी होगा अगर p² का फैक्टर है, राइट, क्योंकि p क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर के देखो, जब 5 p का फैक्टर होगा तभी तो 5 जो है p² का भी फैक्टर होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। देन उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 5 किसका फैक्टर है, p का फैक्टर है। तो क्योंकि 5 p का फैक्टर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो p है, p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू r। p को हम क्या मान लेते हैं, लेट p इक्वल टू 5 इंटू r, क्योंकि 5 क्या है, फैक्टर है किसका, p का। तो p को हम 5 इंटू r मान सकते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ p, किसकी वैल्यू, p की, ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो यहां से क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू r का होल स्क्वायर, p² मतलब 5r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q²। तो यहां से क्या करेंगे, 5² कितना होता है, 25r² इक्वल टू 5q²। तो 5 को 2 डिवाइड कीजिए, तो यहां से q² इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये आप लिख सकते हो 5r² इक्वल टू q²। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या प्रूव हो रहा है कि जो q² है इसके दो फैक्टर्स हैं, p जो 5 है और ये r², दो फैक्टर्स हो रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², हेंस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने क्या माना था कि p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 किसका, p एंड q का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब हमने तो ये बोला था कि ये को प्राइम इनका तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। तो अब हमने यही बात, मैंने यही बोला था ना कि जो हम सॉल्यूशन करते हैं, जो हम इसको सॉल्व करते जाते हैं आगे, हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है कि जहां पे हमारी ही बात क्या हो रही है, गलत प्रूव हो रही है। तो क्या लिखोगे कि 5 क्या कॉमन फैक्टर है p एंड q का, जो क्या करती है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द assumption या which contradicts the fact that p and q are, p और q क्या है, को प्राइम, p and q are को प्राइम, p और q क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब therefore, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा assumption ही गलत था, therefore, और assumption that √5 is rational number is wrong।
हमारा एजम्पशन गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने अगेन बोला है कि आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सर्ट्स और रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से भी आपके पास एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां से मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा और अगर आपको कोई डाउट होता है आप सकते हैं, या फिर मैंने बोला है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उन क्वेश्चन से मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स, तो सर्ट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली आपको इस टर्म से घबराना नहीं है। सर्ट्स क्या होते हैं, जनरली हम किसी भी नंबर को क्या a⁻m b⁻n या किसी इस पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस x⁻a y⁻b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। x और y क्या होते हैं वहां पे नेचुरल नंबर्स या फिर आप बोल सकते हो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे सर्ट्स, स्पेशली जब ये डिनोमिनेटर में आता है। तो होता क्या है, इनको हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनका हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्ट जो होता है उनके डिनोमिनेटर्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। अगर ये सिंपल नंबर्स हैं जैसे 1/√3 है तो आपको बोला जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, √3/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो √3 हो जाएगा और √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल तरीका होता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में आ गया तो तब हमको एक तरीका यूज करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन, इसको हमको क्वेश्चन दिया होता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना है किसका, 5 + 2√3/7 + 4√3 का। तो इसको हम क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए 7 + 4√3 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 4√3 से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो तब हम 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 4√3/7 - 4√3 से। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया 5 × 7 ये हो जाएगा 35 - 5 × 4 20 ये हो जाएगा √3। यहाँ पे प्लस 2 × 7 कितना होता है, दैट इज 14 √3 माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 × 2 होता है 8 और √3 × √3 दैट इज 3। तो 8 × 3 कितना होता है 24। तो ये आप ऐसे यहाँ पे लिख लोगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए हमारे पास क्या है, अगला 7 + 4√3 7 - 4√3। तो ये a + b a - b की फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b a - b क्या हो जाता है, दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 - 24 सेम नंबर्स हैं। तो 35 - 24 यहाँ पे कितना हो जाता है, दैट इज 11 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में तो ये आ गया आपका, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास 49 - 4√3। तो ये कितना हो जाता है 48। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए डिनोमिनेटर अब रैशनलाइज हो गया तो कितना हो जाएगा 11 - 6√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको रैशनलाइज करना है। तो बहुत सिंपल से ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। अगर a + b √समथिंग है तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो कंजुगेट से मतलब माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7 + 4√3 था तो हमने 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस होता तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहीं पे एक और तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है, वो है ये कि अगर मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहीं पे कर रहा हूं। यहाँ पे पूछा गया आपको कि अगर 5 + √3/7 - 4√3 = a + b√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमको यहाँ पे एज्यूम करना होता है कि a और b क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको a + b√3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो हम वही इसको पहले रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर को। तो सब क्वेश्चंस में रैशनलाइज ही करना पड़ता है। तो 5 + √3/7 - 4√3 इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं 5 + √3/7 - 4√3। तो इंटू करना पड़ेगा किससे, 7 + 4√3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 + 4√3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो देखिए 5 × 7 दैट इज 35। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 5 × 4 20√3 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 7√3, अगेन यहाँ पे भी प्लस है तो 4 × √3। देखो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, 4 × 3 ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगेन a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, तो 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 35 प्लस 12, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दैट इज 47 प्लस यहाँ पे देखिए 27√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49 और माइनस 48। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 47 प्लस 27√3। तो यहाँ पे इसका मतलब कितना हुआ 47, यहाँ पे ध्यान दीजिए 47 प्लस 20 कितना यहाँ पे 27√3 इक्वल टू क्या है a प्लस b√3। अब देखिए कंपेयर कीजिए जो आपके पास रैशनल टर्म है, रैशनल टर्म को रैशनल के साथ कंपेयर कीजिए, तो a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 47 और b√3 को 27√3 से आप कंपेयर कीजिए, तो b इक्वल टू कितना आ गया 27। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, कि इफ x इक्वल टू 7 प्लस 3√5 बाई 7 माइनस 3√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर जो है इक्वल टू हमारे पास क्या है 7 प्लस 3√5 बाय 7 माइनस 3√5, ये कितना आ रहा है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, x को अलग से और 1 बाय एक्स को अलग से। तो ये कितना आ रहा है दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 प्लस 3√5 बाय 7 प्लस 3√5 से। ध्यान रखिए सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों सेम होने चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान रखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 45 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14 इंटू 3, 42√5 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर दैट इज 45। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 49 प्लस 45 आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो रहा है आपके पास 94 प्लस 42√5 बाय यहाँ पे आपको मिल रहा है 4, तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 94 प्लस 42√5, ये कितना होता है, ये आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो रहा है 47 प्लस 21√5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके x की वैल्यू मिल गई आपको। देन हमको अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा 7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3√5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3√5 बाय 7 प्लस 3√5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 माइनस 3√5 बाय 7 माइनस 3√5 से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 बाय एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये a माइनस बी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बनाया था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर होता है 45 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 2ab, तो 7 इंटू 2 होता है 14, 14 इंटू 3 42√5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अगेन सेम नंबर आएगा, वो आ रहा है हमारे पास 4। तो ये कितना हो रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, देखिए 49 प्लस 45 कितना हो रहा है हमारे पास, 49 प्लस 45 हमारे पास होता है 94 माइनस 42√5 डिवाइडेड बाय 4, और इसको अगेन आप कॉमन ले सकते हो, कितना 2 यहां से कॉमन ले सकते हो, तो 47 माइनस 21√5 बाय 4 आपके पास आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये कितना आया 47 माइनस 21√5 बाय
2। अच्छा, आपके पास एक तरीका है, आपको ये फॉर्मूला शायद पता होगा 1/x माइनस का स्क्वायर प्लस 1/x² जो होता है, फॉर्मूला जो आपके पास होता है x² प्लस 1/x² जो होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जस्ट हमको यही काम यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, देख लीजिए x की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये है हमारे 47 प्लस 21√5/2। तो कितना हो जाएगा 47 प्लस 21√5/2 प्लस 47 माइनस 21√5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहां से देखिए, अगर ऐसे में करोगे तो क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा, अगर ऐसे में नहीं करोगे, अगर आप एक्सपेंड करके करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन सॉल्व वो तब भी हो जाएगा। और अब लास्ट में हमको क्या करना है, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखिए डिनोमिनेटर 2 कॉमन आ रहा है दोनों का, 47 ये कैंसिल हो जाएगा, 47 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज 47 का स्क्वायर बच रहा है केवल, माइनस 2 आप कैलकुलेट करके देख लेना। और 47 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास, दैट इज 2209 माइनस हमको क्या करना है यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2207। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे अगर क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो आप उसके बारे में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।